वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना। पॉलिटी घटना चक्र की इस श्रृंखला में हमारा टॉपिक चल रहा था राष्ट्रपति, जिसके हमने 21 प्रश्न पिछले लेक्चर में किए थे और आज हम 22 प्रश्न से इसको देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। 22वां है कि भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद सदस्यों द्वारा या संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि संविधान का अनुच्छेद जो 54 है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। कौन कौन से शामिल होते हैं? संसद के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, दिल्ली प्लस पुडुचेरी के सभी निर्वाचित सदस्य, यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री निम्न सदन का सदस्य है तो भी वह शामिल होगा। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली प्लस पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और यह जो प्रावधान था वो 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसमें स्थापित किया गया। देखिए इसमें जो ऑप्शन है वो सही से नहीं दिए गए, तो इसको आयोग ने मूल्यांकन से इसको बाहर किया। 23 इसमें प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। इसमें कह रहे सही नहीं है। पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। डी है कि निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। तो ये वाला जो है आंसर गलत है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव का स्थगन नहीं किया जा सकता। तो यही आपका गलत आंसर है, बाकी ये तीनों सही हैं। 24 है इसमें कि भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का समर्थन किया जाना चाहिए कम से कम। तो 10 निर्वाचकों द्वारा, 20 निर्वाचकों द्वारा, 15 निर्वाचकों द्वारा, 5 निर्वाचकों द्वारा। तो हमने पढ़ा था कि इसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की जरूरत होती है। तो इसमें जो आंसर है एप्रोप्रिएट आंसर कहीं दिया ही नहीं गया है, इसको भी आयोग ने मूल्यांकन से बाहर किया हुआ है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 है, 1997 में यथा संशोधित। इसको दोबारा से कब संशोधन किया गया? 1997 में। किस अधिनियम को? राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1992 को दोबारा संशोधन हुआ 1997 में। के तहत भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 निर्वाचकों का प्रस्तावक होना आवश्यक है और साथ ही कम से कम 50 निर्वाचकों के द्वारा इस प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। 1997 के पूर्व प्रस्तावकों द्वारा अनुमोदन की संख्या 10 थी। 24 है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य दिया गया है, क्या ये सही है? तो बताना है हमको। तो इसमें हमको बताना है कि इन कथनों में से कौन सा सही है। अब चलिए कथन देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य, विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य उनके मत का मूल्य का जो फॉर्मूला है, क्या ये सही है? देखना है। राज्य की जनसंख्या उसके और है अपॉन में है कि राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 100। दूसरा इसमें एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य इज इक्वल टू सभी निर्वाचित विधानसभाओं के मतों का मूल्य, और इसमें अपॉन में दिया गया है निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या। तीसरा है कि आखिरी जो चुनाव हुआ था उसमें 5000 मतदाता थे। इनमें बताना है कि कौन सा कथन इन तीनों में से सही है। इसका जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही है। इसमें है कि एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य क्या होता है? एक संसद के मत का मूल्य बराबर होता है सभी राज्य विधानसभाओं के विधायकों के मतों का कुल मूल्य और बटे में होता है संसद के निर्वाचित सदस्य। तो इसका जो दूसरा वाला ऑप्शन है कि सभी निर्वाचित विधानसभाओं के मतों का कुल मान अपॉन निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या, ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है इसका सही है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा, इसका बी बनेगा, केवल 2 सही है। 26 है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक MLA के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के मूल्य से अधिक होता है। करेक्ट विचार करना है इन दोनों सेंटेंस पे। तो इसमें पहला है कि प्रत्येक MLA के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, और दूसरा है कि रोज लोकसभा
के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो ये हमको बताना है। तो इसका जो पहला वाला है कि प्रत्येक एमएलए की वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, तो ये तो सही है। लेकिन ये कह रहा है कि लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, तो यह गलत है। तो इसका केवल एक इसका आंसर होगा। इसमें है कि लोकसभा के प्रत्येक सदस्य तथा राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का जो मूल्य होता है वो क्या होता है, समान होता है। यदि एक सदस्य के मत का मूल्य की गणना की जाए तो दोनों सदनों के प्रत्येक सदन के मत का मूल्य क्या होगा, एक समान होगा। 27 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, और तीसरा है कि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। डी है कि वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। तो प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का जो मुख्यमंत्री जो है मतदान करने के लिए तब पात्र नहीं होगा जब वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो, तब वह पात्र नहीं होगा। अपात्र कब होगा, यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री निम्न सदन का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में मतदान करने के लिए पात्र होता है। तो ये जो होगा कब पात्र नहीं होगा, जब वह विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होगा। 28 के बाद के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणक के बराबर होती है। मतलब भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के वोटों की जो संख्या होगी उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त जो भागफल है, भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति 1997 के अकॉर्डिंग वर्तमान स्थिति में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अभिनिश्चित जनसंख्या से है, तो यह हमको बताना है। 1991 की जनगणना, 1981 की, 1971 की या 1961 की, तो इसका सी ऑप्शन होगा 1971 की जनगणना। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या का आशय 1971 की जनगणना द्वारा अनिश्चित जनसंख्या से है। 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा अब इसे वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए इसको निर्धारित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 55 में स्पष्टीकरण में इस बात का उल्लेख किया गया है। 29 है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। 35 वर्ष आयु, 35 वर्ष पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता, देश का नागरिक हो, ये पढ़ा लिखा हो, यह आवश्यक नहीं है। 30 है कि भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, उसे संसद के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। हमने राष्ट्रपति की योग्यता की बात की थी, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा था वह न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। तीसरा था वह किसी लाभ के पद पर ना हो, और चौथा था वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो यह थी योग्यताएं। और क्या शामिल नहीं था, वह जन्म से भारतीय हो, यह कोई आवश्यक नहीं है। वह पढ़ा लिखा हो, यह भी आवश्यक नहीं है। तो इसमें इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, सही है। उसे संसद का निर्वाचित सदस्य होने की योग्यता रखना चाहिए। अब इनमें से कह कौन सा, तो बी ऑप्शन इसका सही है। 31 है कि एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। एक सांसद चुनाव लड़ सकता है, परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। यह हमने कल भी इसकी बात की थी। सी ऑप्शन इसका सही है। 32 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो आर्टिकल 57 कल भी पढ़ा था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है। और इस अनुच्छेद के अनुसार
कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनः निर्वाचन का पात्र होगा। 33 अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। इस आर्टिकल के तहत तो आर्टिकल 71 क्लॉज 1 के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय को इसको सौंपा जाएगा। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। कब से? अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से या निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो इसका जो ऑप्शन होगा सी होगा, अपने पद ग्रहण के दिन से। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो कौन हटा सकता है? संसद द्वारा। 38 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो आर्टिकल 61। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 61। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है सत्ताधिकारी राजनीतिक दल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, न्यायालय में ट्रायल द्वारा या महाभियोग द्वारा। तो महाभियोग द्वारा इसका सी ऑप्शन होगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा। 42 भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो 61 है। कौन सा है? 61। निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो संसद के दोनों सदनों को। 44 संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व उसको चेतावनी देनी होती है या सूचना आवश्यक होता है? तो यह है 14 दिन। 46 से निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषदें या राज्यों की विधानसभाएं। तो इसका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो राज्यों की विधानसभाएं। इसका डी ऑप्शन है। अनुच्छेद 61 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। इसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं। कौन भाग नहीं लेता? राज्यों की जो विधानसभाएं होंगी वो इसमें भाग नहीं लेती। जबकि आर्टिकल 54 क्लॉज ख के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य कौन? राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग हैं। ध्यातव्य है कि राज्यों की विधान परिषदें राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कैसी है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। अभी पढ़ा। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए तो 6 माह से पूर्व, 6 माह। 49 है, पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचक अवश्य हो जाना चाहिए। तो पदासीन जो राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली जो रिक्ति है, जो पद खाली है, रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। तो रिक्ति होने के 6 माह के भीतर, रिक्त की तिथि से 1 वर्ष बाद, रिक्त की तिथि से 9 वर्ष बाद और यह 7 माह बाद। इसका होगा ए ऑप्शन। क्या? रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? तो इसका डी ऑप्शन 6 माह। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? कौन? उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन में है 5 वर्ष, 1.5 वर्ष, 1 वर्ष या 6 माह। तो इसका ऑप्शन होगा 6 माह, डी ऑप्शन। व्याख्या पढ़ देती हूँ। आर्टिकल 62 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पदच्युति या अन्य कारणों से हुई उसके पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन जो है रिक्ति तिथि से 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। अर्थात आर्टिकल जो है 65 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति रह सकता है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो अभी पढ़ा, उपराष्ट्रपति।
आर्टिकल 65 के अकॉर्डिंग यदि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का जो कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश या वो भी उपस्थित नहीं है, कौन, मुख्य न्यायाधीश भी उपस्थित नहीं है, तो उसके न रहने पर उसी न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? राज्यसभा का उपसभापति, भारत का महान्यायवादी, लोकसभा का अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अभी पढ़ा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो देख रहे हैं आप कितना बार बार उसी प्रश्न को रिपीट किया जा रहा है, तो आप इनको सबको अच्छे से पढ़िए और बार बार वीडियो देखिए, टॉपिक कवर हो जाएगा। और ये काफ़ी लेंदी और बड़ा टॉपिक है। 54 है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो, मतलब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन रहेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश रहेगा। यदि भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नांकित अधिकारी धारण करेगा। कौन? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इसका बी ऑप्शन। 56 है कि अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कारण है कि क्योंकि राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है, तो ये तो गलत ही है। अब इसकी चलिए व्याख्या देख लेते हैं। इसको भी आयोग ने मूल्यांकन से बाहर किया है। संविधान का अनुच्छेद जो 52 है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका प्रावधान करता है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, परंतु संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण जो राष्ट्रपति किसकी सलाह से काम करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है। आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को उसके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 361 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग इसमें अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो याद रखिएगा कि ये जो कौन सा आर्टिकल है, 361 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग अपने कार्यकाल के दौरान जो राष्ट्रपति या किसी भी राज्य का राज्यपाल है, इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। परंतु आर्टिकल 361 क्लॉज 4 का जो प्रावधान है, इसके तहत उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्यों के संबंध में उनके विरुद्ध मुकदमा जो है, व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्य के संबंध में उनके विरुद्ध जो अनुतोष का दावा करने वाली दीवानी मुकदमा तत्संबंधी विस्तृत लिखित सूचना या उनके कार्यालय में देने के 2 माह पश्चात चलाया जा सकता है। तो इसलिए प्रश्नगत का जो कथन है वो सही नहीं है, और साथ ही जो राष्ट्रपति का जो पद है वो संविधान के ऊपर नहीं होता है, इसीलिए कारण भी गलत है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसी एक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति का कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो यह है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 58 है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो इसका सी ऑप्शन होगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, तो ये मंत्रिपरिषद। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं कौन? मंत्रिपरिषद। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान का अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जा सकती है। आर्टिकल 118 क्लॉज 4 मतलब 118 क्लॉज 4 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। 61 है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। 62 भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में कौन एक बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है।
निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? तो राष्ट्रपति का आशय। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पहला है कि वह संसद का एक संगठक भाग है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वह संसद का एक संगठक भाग है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। सी है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। तो कह रहा कौन सा एक सही नहीं है? इसका जो बी ऑप्शन है कि वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, यह ऑप्शन इसका राष्ट्रपति के संदर्भ में सही नहीं है। 65 नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए में है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है। कारण आर, क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति के स्वीकृत के कानून नहीं बन सकता है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इसका दोनों इसमें कथन भी सही है, कारण भी सही कि राष्ट्रपति संसद का भाग है, और कारण आर क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित जो विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता, तो ये भी सही है। तो इसका ये ऑप्शन होगा ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 66 एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। इसका बी ऑप्शन होगा। यहाँ पर ये आर्टिकल भी याद कर लीजिए। संविधान का अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर या अपनी सहमति दे देता है, हस्ताक्षर करके अपनी सहमति दे देता है। 67 है कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। सी ऑप्शन इसका होगा। 68 निम्न में से किस एक राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? तो किसने प्रयोग किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने। व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1986 में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। उल्लेखनीय है कि जब राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को अपने पास असीमित समय सीमा के लिए लंबित कर रखता है, अर्थात वह इस सहमति देने या सहमति रोकने की ना तो घोषणा करता है और ना ही इसे पुनर्विचार के लिए लौटाता है, तो इसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार या पॉकेट वीटो का मतलब इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेबी निषेधाधिकार या इंग्लिश में कहते हैं पॉकेट वीटो, इसको कहा जाता है। 69 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? किस अनुच्छेद के अनुसार? तो 111। डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। डी ऑप्शन। 70 है जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? किसको प्राप्त होगा? राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं? तो चलिए देखते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति? नहीं। विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना? हाँ। विधेयक को रोक कर रखना? हाँ। क्षमा प्रदान करना? स्वविवेकी शक्तियों की बातें कर रहा है। फिर है क्षमा प्रदान करना, तो ये नहीं। संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना? नहीं। अब ये छठवां है संसद को संदेश भेजना, तो ये आपका 2, 3 और 6। न्यायाधीशों की नियुक्ति? नहीं। तो इस तरीके से दूसरा, तीसरा और ये छठवां, इसका ई ऑप्शन। राज्यसभा और लोकसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आए हुए जो विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना, संसद को संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति की क्या है? स्वविवेकी शक्तियों में शामिल है। अनुच्छेद जो आर्टिकल 86 क्लॉज 2 के तहत राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है तथा विशेष परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद से मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति इस संदर्भ में अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। 72 निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? राजदूतों की नियुक्ति, विधेयकों पर स्वीकृति देना, राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति, लोकसभा भंग करना, संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देना। तो कह रहे किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? इसका बी होगा। विधेयकों पर स्वीकृति देना, यह राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है।
संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? संसद को सत्र आहूत करना संसद का, और संसद का सत्रावसान करना, संसद की बैठक स्थगित करना। कह रहा है कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? तो अध्यादेश जो जारी करना, ये क्या है? एक विधायी शक्ति है। अब इसमें निम्नांकित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं? बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना? नहीं। संसद का अधिवेशन बुलाना? नहीं। किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना? हाँ। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना? ये भी है। राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक को स्वीकृति देना? नहीं। किसी विधेयक को रोककर रखना? नहीं। किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना? हाँ, ये भी है। किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना? हाँ, तो ये भी है। तो इस कौन कौन सी हो गई उसकी स्वविवेकी शक्तियाँ? किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना, उसके बाद मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति, और ये किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, और किसी परामर्श पर प्रधानमंत्री से पुनर्विचार हेतु कहना। तो ये हो गई इसकी स्वविवेकी शक्तियाँ। तो ऑप्शन आपका 3, 4, 7 और 8, तो इसका ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो ये आर्टिकल होगा 123, अनुच्छेद 123 कि जो आर्टिकल 123 है वो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन करता है। 76 से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो आर्टिकल 123, 123। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो 123, आपका डी ऑप्शन। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो 6 सप्ताह। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक जो अध्यादेश है संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखे जाना आवश्यक है? तो 6 सप्ताह। आर्टिकल जो 123 क्लॉज 2 का सब क्लॉज का के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति द्वारा जो जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए। 79 निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष? तो हाँ। योजना आयोग के उपाध्यक्ष? नहीं। संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री? हाँ। तो ये पहला और तीसरा, मतलब सी ऑप्शन इसका सही है। अब यहाँ पे 80 है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, उपरोक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी, अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो याद रखिएगा 76, 148 और 155 आर्टिकल। 81 है कि निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? भारत का जो राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। अनुच्छेद 66 के अनुसार राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य उनसे मिलकर बनने वाला जो निर्वाचक गण है उनके सदस्यों द्वारा इसको किया जाता है। तो कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 66 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य हैं उनसे मिलकर जो निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा इसका किया जाता है। 82 संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? तो 160। संविधान का जो 160 आर्टिकल मतलब अनुच्छेद जो 160 है इसके तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। आर्टिकल याद रखिएगा 160। अगला है 83। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, देश की किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है हमारा संविधान, तो यह राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 143। भारत
भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है। राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। राष्ट्रपति को जो सर्वोच्च न्यायालय का जो परामर्श है उसको स्वीकार करना चाहिए, जरूरी नहीं है। आपातकाल शक्तियां, ये सही है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति, ये भी है। और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है, ये भी सही है। तो इसमें पूछ रहा था कौन सा सही नहीं है, तो ए ऑप्शन इसका सही नहीं है। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो संसद के सदनों को संदेश भेजना, यही नहीं है, सी ऑप्शन नहीं है। अध्यादेश का प्रावधान, ये भी है, ये और ये भी है, लेकिन संसद के सदनों को संदेश भेजना यह शक्ति नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमादान करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश। ये बी ऑप्शन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, यह अधिकार उसको प्राप्त नहीं। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति क्या है? न्यायिक शक्ति है। राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्राविलंबन। तो ये तो सब पढ़ा है, लेकिन रोक और निरंतरता जो है यह सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा? रोक और निरंतरता जो है सम्मिलित नहीं। इसका ई ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकरण भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? वास्तविक और लोकप्रिय, औपचारिक और विधिक, राजनीतिक और नाममात्र, संवैधानिक और नाममात्र। तो ये आपका दूसरा और चौथा हो जाएगा, औपचारिक और विधिक और संवैधानिक और नाममात्र। तो ये आपका डी ऑप्शन आपका सही होगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाएं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाए। तो संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, तो हाँ, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को तो ये था, और लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को जरूरी नहीं, ये नहीं है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो ये आपका 1, 3 और 4 हो जाएगा। कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना था, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। 92 निम्न में से कौन सा संवैधानिक जो विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। तो ये वाला बी ऑप्शन आपका बनेगा। कौन सा संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो यही वाला नहीं है। लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, ये सब है, लेकिन बी ऑप्शन आपका नहीं है। 93 निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। 95 भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो ये बिहार से थे। तो आइए व्याख्या भी देख लेते। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मूलतः बिहार राज्य से थे। इनका जो जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सीवान जिले में हुआ था। 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक भारत के ये राष्ट्रपति रहे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, कहाँ से? बिहार से। और कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 3 अवधि तक, मतलब कब से कब तक? 1950 से 1952, फिर 1952 से 1957 और 1957 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे, जिसमें 26 जनवरी 1950 को वे संविधान सभा के अध्यक्ष होने के कारण भारत के राष्ट्रपति बने तथा 1952 एवं 1957 में वे क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे कौन? वीवी गिरी, श्री वीवी गिरी। भारत के व्यक्ति अनुसार चौथे राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी थे, तथापि कार्यकाल अनुसार अगर बात करें, कार्यकाल के अनुसार उनका क्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मतलब ये 3 बार थे, उसके बाद डॉक्टर एस राधाकृष्णन एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद छठा स्थान है। तो किसका? भारत के अगर व्यक्ति के अनुसार देखें तो चौथे जो राष्ट्रपति थे वे वीवी गिरी थे। अगर कार्यकाल के अनुसार अगर बात करेंगे तो पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि 3 बार रह चुके, फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उसके बाद फिर जाकिर हुसैन का नंबर आता है, फिर इसके बाद छठवां नंबर इनका आता है। सर्वसम्मत से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे तो ये एन संजीव रेड्डी सर्वसम्मति मतलब निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। उनके कार्यकाल की अवधि क्या थी? तो 1977 से 1982।
भारतीय राष्ट्रपति इसके सर्वसम्मत से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका डी ऑप्शन होगा नीलम संजीव रेड्डी। इसमें कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करना। एक तरफ है राष्ट्रपति और उनकी अवधि दी गई है। फखरुद्दीन अली अहमद, तो इनका कार्यकाल कितना था फखरुद्दीन अली अहमद का? तो 1974 से 1977 तक। तो इसका ए का 2 हो जाएगा, ए का 2, 1974 से 1977 तक। फिर है एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी कब से कब तक थे? तो 1977 से 1982। तो ये एन संजीव रेड्डी 1977 से 1982 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करें तो ये थे 1967 से 1969। 1967 से 1969 आपका ये सी का 4 हो जाएगा। वीवी गिरी 1969 से 1974 और डी का 1 हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही होगा। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977, एन संजीव रेड्डी 1977 से 1982, डॉक्टर जाकिर हुसैन 67 से 69 और वीवी गिरी 1969 से 1974। निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? मतलब राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पर आसीन नहीं रहा। तो वो थे ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, आर वेंकटरमन या नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका डी ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? कौन से ऐसे रहे हैं जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो इसमें है नीलम संजीव रेड्डी। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो ये हैं डॉक्टर राधाकृष्णन। इनको किस नाम से जाना जाता है? दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में इनको जाना जाता है। भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे ये। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कब से कब तक? 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा, दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। वे एक प्रख्यात दार्शनिक एवं शिक्षाविद थे। अगला है भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध था जिसका? तो वो थे वीवी गिरी। वीवी गिरी जो थे भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। ये कब से कब तक? तो 1969 से 1974 ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे। वे 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। अगला है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो आप सभी जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। भारत के व्यक्ति अनुसार 11वें राष्ट्रपति थे ये 2002 से 2007 तक। कौन? ये भारत के व्यक्ति के अनुसार अगर बात करें तो 11वें राष्ट्रपति थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है क्योंकि उन्हीं के निर्देशन में प्रारंभ एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम जिसको कहते हैं IGMDP के फलस्वरूप भारत जो है पृथ्वी अग्नि मिसाइलों के विकास के द्वारा इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सका। तो इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा और इसी के फलस्वरूप भारत जो है पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइलों के विकास के द्वारा इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सका। 107 है कि भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? जस्टिस MC महाजन, जस्टिस M हिदायतुल्ला, जस्टिस PN भगवती, जस्टिस BK मुखर्जी। तो इसमें थे जस्टिस M हिदायतुल्ला। जस्टिस M हिदायतुल्ला जो थे 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। 108 निम्न में से कौन असंगत है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन या जवाहरलाल नेहरू। तो इनमें असंगत बताना है तो ये आपका राधाकृष्ण का जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि ये प्रधानमंत्री थे, बाकी ये सब क्या थे? राष्ट्रपति थे। तो दिए गए विकल्पों में जवाहरलाल नेहरू वो क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री, बाकी सब क्या है? राष्ट्रपति के नाम दिए गए हैं। अगला है श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्या क्रम है? इनका क्रम बताइए। इसका क्या होगा? 12वां क्रम था। सी ऑप्शन इसका। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? भारत के जो पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन 6 जुलाई 1957 से 11 मई 1962 तक बिहार के राज्यपाल, 13 मई 1962 से
12 मई 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति और 13 मई 1967 से 3 मई 1969 जब उनकी मृत्यु हुई तब तक ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके। तो देखिए क्या रह चुके, डॉक्टर जो जाकिर हुसैन थे वो 1957 से लेकर 1962 तक बिहार के राज्यपाल रह चुके। फिर ये 62 से लेकर 67 तक उपराष्ट्रपति रह चुके भारत के, और 67 से 69 जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक वो भारत के राष्ट्रपति रहे। अगला है 111, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे? कौन से राष्ट्रपति जो थे सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था तब? तो ये थे वीवी गिरी। अगला है राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था, तो एडविन ल्यूटियंस द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति जो भवन है उसको किसके द्वारा डिजाइन किया गया? एडविन ल्यूटियंस के द्वारा। ब्रिटिश वास्तुकार थे ये एडविन ल्यूटियंस द्वारा ये जो राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था, यह भवन भारत के राष्ट्रपति का क्या है? सरकारी आवास है। इस भवन के निर्माण के पश्चात इसे वायसराय का आवास मतलब विक्ट्री हाउस के रूप में जाना जाता था। 15 अगस्त 1947 को इसका नाम बदल करके क्या सरकारी आवास कर दिया गया, मतलब गवर्नमेंट हाउस कर दिया गया। 21 जून 1948 को सी राजगोपालाचारी को सरकारी आवास में निवास करने वाले पहले भारतीय बने। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय इसे राष्ट्रपति भवन के रूप में जाना जाने लगा। तो इस तरह हमारा ये जो टॉपिक था कंप्लीट हुआ राष्ट्रपति का। अब अगला टॉपिक होगा हमारा उपराष्ट्रपति। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, लोगों में शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।